जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद का पार्ट सेकंड। एक्चुअली जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बच्चों मैंने आपको भारतीय संविधान के 100 अनुच्छेद के बारे में डिटेल बताया था। डिटेल क्या बताया था मतलब बहुत गहराई पे तो नहीं गया था, लेकिन मोटा मोटा ऊपर सारी बातें मैंने क्लियर कर दी थी कि एक्चुअली कौन सा प्रावधान है, कहाँ पर राष्ट्रपति है, कहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं, कौन सी किस किस शक्तियाँ हैं, कहाँ पर मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, सब पर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा डिस्कशन है ना वो बेटा अनुच्छेद 101 से लेकर के अनुच्छेद 200 तक का होने वाला है। एक्चुअली आप जानते हो कि जो भारतीय संविधान में जब मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था, कहने का मतलब जब मूल संविधान बना था तो उसमें बेटा 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो 465 प्लस अनुच्छेद हैं और आपको 25 भाग देखने को मिलेंगे, 12 अनुसूचियां मिलेंगे। लेकिन हमारा जो टारगेट है ना वो एक्चुअली अनुच्छेद पर है। तो बेटा जानते हो 395 अनुच्छेद का मतलब है कि पूरे संविधान को बाहर से ना भ्रमण कर लेना है, परिक्रमा कर लेनी है। और जानते हो कि परिक्रमा का कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा दिमाग में आंकड़ा हो जाता है कि एक्चुअली अगर आपके दैनिक जीवन में या फिर एक सामयिक घटनाएं जो भी घटित हो रही हैं उसको आप रिलेट करके देख पाओगे कि एक्चुअली किस अनुच्छेद से वर्तमान घटना का संबंध है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं और पॉलिटी एज सब्जेक्ट है तो बेटा अनुच्छेद तो पूछे जाते हैं, और वैसे आम इंसान है, आम नागरिक है तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो बेटा अगर हम बात करें अनुच्छेद 101 की, क्योंकि 100 तक डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, अब बारी 101 की है। ठीक है बेटा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 कहता है कि संसद में जो स्थान रिक्त हो जाएंगे वो किस तरीके से भरे जाएंगे। ठीक है, मतलब जो संसद में स्थान है ना, संसद स्थान रिक्त हो गए हैं तो वो कैसे भरे जाएंगे, या भरे हुए हैं तो वो कैसे रिक्त किए जाएंगे, ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 101 में देखने को मिलेगा। अगर हम बेटा बात करें भारतीय संविधान की अनुच्छेद 102 की, तो संसद सदस्यता के लिए जो भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति है और वो संसद का सदस्य बनना चाहता है तो सदस्य बनने के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 की, 3 और 4 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अनुच्छेद अगर हम बात करें 105 की तो संसद के किसी भी सदन की बात करें, ठीक है, उसके सदस्यों की बात करें या फिर जो समितियां बनाई जाती हैं उनकी बात करें, उनकी शक्तियां क्या हैं, विशेषाधिकार क्या हैं, इसका उल्लेख आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बेटा हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 की, तो अनुच्छेद 106 में जो संसद के सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते क्या रहेंगे इसका वर्णन मिलेगा। तो मतलब जो संसद के सदस्य हैं, संसद सदस्य का जो वेतन भत्ते हैं, ठीक है, वेतन भत्ते, इनका प्रावधान कहाँ पर मिलेगा, तो वो बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो 106 के बाद आपका अनुच्छेद 108 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 है कि अगर किसी भी दशा में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़े, संयुक्त बैठक करनी पड़े, तो इसका प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त बैठक किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाते हैं ना राष्ट्रपति जी, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान मिलेगा। हाँ, साफ हो जा भाई, साफ हो जा। हाँ, संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बेटा अनुच्छेद हम 109 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, इसकी बातें आपको बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में देखने को मिलेंगी। अगर हम बेटा अनुच्छेद 110 की बात करना चाहें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब है धन विधेयक की परिभाषा को दिया गया है। ठीक है, कि एक्चुअली धन विधेयक कौन होगा, इसकी परिभाषा की बात आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में देखने को मिलेगा। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 की बात करें
तो जो विधेयक हैं उनको किस प्रकार से पटल में रखने की अनुमति दी जाती है वो आपको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में देखने को मिलेगा। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 की बात करें तो बेटा आप जानते हो, बजट को जानते हो, वैसे हमारे संविधान में कहीं पर बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा, लेकिन इसे हम लोग विदेशों के तौर पर बजट के नाम से संबोधित करने लगे हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण वैसे हमारे संविधान में लिखा गया है, जो कि आप बजट के नाम से वर्तमान में जानते हो। तो इसका प्रावधान एक्चुअली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में देखने को मिलेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगर हम आगे बढ़ें 112 से, तो बेटा 113 अनुच्छेद पर जब चलेंगे तो 113 अनुच्छेद भारतीय संविधान का कहता है कि संसद में प्राक्कलन के संबंध में किस तरीके की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, कैसे उसे पूरा किया जाएगा, ये सारी जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें विनियोग विधेयक की, तो विनियोग विधेयक आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 120 की, अनुच्छेद 120 देखो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, संभावित हैं या फिर आते रहे हैं, उन पर ही हमारा डिस्कशन है। अनावश्यक बातों पर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होगी, मतलब संसद की भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, संसद की भाषा, इसका उल्लेख देखने को मिलेगा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत। ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 122 की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 में बताया गया है कि अगर संसद की कोई भी कार्रवाई, संसद ने कोई भी कार्रवाई की है तो न्यायालय उसकी जांच न कर पाए। मतलब न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच ना कर पाए। ठीक है, संसद की कार्रवाई की जांच ना कर पाए, ठीक, रोक लग जाए, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 में देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद 123 है, 1 2 3 है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, इसमें बेटा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है कि किस तरीके से राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 124 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तरीके से की जाएगी, उसका गठन किस तरीके से किया जाएगा, इसका उल्लेख है। मतलब आपके 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का, ठीक है, स्थापना का उल्लेख है और किस तरीके से उसका गठन किया जाएगा इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। अगर बात करें अनुच्छेद 125 की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान किया गया है कि किस तरीके से वेतन दिया जाएगा। मतलब न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान, ठीक है, न्यायाधीशों के वेतन का अगर प्रावधान कहीं देखना है, वेतन का प्रावधान, ठीक है, वेतन का प्रावधान, वो बेटा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर अनुच्छेद 126 के बारे में हम जानना चाहें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी। मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी टेम्परेरी टाइप वाला कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करना है तो उसका किस तरीके से प्रावधान होगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है 126 में अनुच्छेद। ठीक है। अगर बात करें हम अनुच्छेद 127 की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगर विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ती है तो किस तरीके से न्यायमूर्ति का नियुक्ति की जाएगी, ये प्रक्रिया आपको अनुच्छेद 127 में देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 की, तो इसमें उच्चतम न्यायालय की बैठक में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति होती है उसके संबंध में बताने का काम करता है। ठीक है। अगर अनुच्छेद 129 की हम बात करें, तो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में किस तरीके से कार्य करता है, इसका प्रावधान किया गया है। तो ये भी बहुत पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद
129 की बात करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 129। इसमें बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस तरीके से अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। मतलब यहाँ पर बेटा जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय वो किस तरीके से अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, ठीक है, अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, ये प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। मतलब कहने का है ना, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया गया, उसके आधार पर जो राज्य के उच्च न्यायालय है उसी हिसाब से निर्णय देंगे। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके से अभिलेख का काम किया सर्वोच्च न्यायालय ने, जो निर्णय जिस आधार को बना कर दिया था उसी आधार पर जो है उसके निचले न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया। कहने का मतलब है इस तरीके से अभिलेख न्यायालय होता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के जो आरंभिक अधिकारता है वो किस प्रकार की है, वो आपको अनुच्छेद 130 में देखने को मिलेगी। अनुच्छेद अगर 137 के हम सीधे जंप करके बात करें तो निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा किस तरीके से पुनर्विलोकन किया जाएगा, मतलब किस तरीके से उसे दोबारा देखेंगे वो, ठीक है, किस तरीके से दोबारा उस पर विचार करेंगे निर्णय और आदेशों का, ये प्रावधान अनुच्छेद 137 में देखने को मिलेगा। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 पर चले जाएं तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति को कहीं आवश्यकता पड़ती है किसी भी मसले पर, किसी भी मामले पर सलाह लेने की, परामर्श लेने की, तो वो बेटा किससे लेगा, उच्चतम न्यायालय से लेगा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेगा। हाँ, परामर्श ले तो लेगा उच्चतम न्यायालय से, मुख्य न्यायाधीश से, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है कि इन्होंने सलाह दी है तो तुम्हें मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मतलब किसी मुद्दे पर अगर राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले लेना चाहिए तो वो ले लेंगे, लेकिन करेंगे निर्णय अपने विवेक से ही, उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ही नहीं करेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 की बात करें तो सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में जो कार्य करना होता है ना, मतलब उनकी सहायता करने का काम होता है, वो किस तरीके से किया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 144 में दिया गया है कि मतलब सिविल वाले हों या फिर जो न्यायिक पदाधिकारी हों, ठीक है, वो किस तरीके से सहायता कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय की, ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 144 में देखने को मिलेगा। अगर आप 148 पे जाएं, ठीक है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा अनुच्छेद 148। इसमें जो है कैग का उल्लेख देखने को मिलेगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है। इसका उल्लेख आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में मिलेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहीं पे 148 की बात की है तो 149 को भी जान लेते हैं। इसमें बेटा जो आपका कैग है ना, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसे कर्तव्य और शक्तियों की बात की गई है। मतलब यहाँ पर कैग की कर्तव्य है ना, कैग के होगा यहाँ पे ना, की होने पे मामला थोड़ा बिगड़ जाएगा, एक्चुअली भाषा बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो है कैग के कर्तव्य क्या हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इसका उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। ये भी क्लियर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ठीक है, अब हम कहाँ तक पहुँचे थे, 49 तक एक्चुअली पहुंच चुके थे। अब हमारा नंबर है अनुच्छेद 150 का, ठीक है बेटा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 150 है, संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, मतलब किस तरीके से प्रारूप तैयार किया जाएगा संघ और राज्य के बीच में, तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 150 में देखने को मिलेगा। अगर 151 की बात करें तो इसमें संपरीक्षा प्रतिवेदन की बात की गई है, सो इसे स्किप कर दो, कोई इशू नहीं है। अब हम सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं भाग 6 पे, ठीक है। तो अब भारतीय संविधान के हम भाग 6 पर चलते हैं। ओके, तो ये रहा आपका भाग 6,
ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 6, अभी 5 वाला कहानी चल रही थी, अब भाग 6 पर हम इंटर कर चुके हैं। 152 से 237 अनुच्छेद मिलेंगे इसमें आपको। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक देखने को मिलेंगे। 152 से 237 ठीक ठाक अनुच्छेद हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए जब इतने मिलेंगे तो 152 पर ही बात करते हैं। सबसे पहले 152 नंबर के अनुच्छेद में एक्चुअली कौन सा प्रावधान है? तो बेटा 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 152 में राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य आखिरकार होता क्या है। ठीक है, ये बात बेटा समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो 153 की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल का उल्लेख आपको जो है अनुच्छेद 153 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मन में प्रश्न है कि 54 में क्या है, तो राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस तरीके से राज्यपाल में निहित होंगी, इसका प्रावधान किया गया है। मतलब अगर अनुच्छेद 154 की बात करेंगे ना, तो इसमें बात की गई है कि जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस तरीके से राज्यपाल पर निहित हैं। किस पर निहित है? राज्यपाल पर निहित है। ये प्रावधान आपको कहाँ पर मिलेगा, किस तरीके से निहित हैं, ये प्रावधान आपको जो है देखने को मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में। ठीक है बेटा, चलो अगर हम बात करें अनुच्छेद 155 की, अनुच्छेद 155 की भी बात कर लेते हैं बेटा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति एक्चुअली किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें और अनुच्छेद 156 की बात करें, ठीक है, अनुच्छेद 56 की, तो इसमें जो राज्यपाल है ना, इनके बेटा कार्यकाल की बात की गई है कि राज्यपाल का एक्चुअली कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, कितना होगा। ठीक है, अब अगर बात करें अनुच्छेद 157 की, तो बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए। कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके लिए उस व्यक्ति में क्या योग्यताएं होना चाहिए, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बेटा हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 की बात करें, तो अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की जो शर्तें हैं वो दी गई हैं। मतलब राज्यपाल के पद की शर्तों को यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। पद की शर्तें क्या होंगी उन पर बात की गई है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 159 की। ठीक है, अनुच्छेद 159 की बात करते हैं, तो इसमें बेटा राज्यपाल महोदय किस तरीके से शपथ लेंगे इसका उल्लेख किया गया है। मतलब राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में। ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद 160 की, तो इस अनुच्छेद में अगर आकस्मिकता की कोई स्थिति आती है, स्थितियां आ जाती हैं, तो राज्यपाल किस तरीके से निर्वहन करेंगे, किस तरीके से शासन को चलाने का काम करेंगे, ये बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आकस्मिकता की स्थिति में राज्यपाल किस तरीके से शक्तियों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, शक्तियों का निर्वहन करेंगे, ये प्रावधान यहाँ पर एक्चुअली में किया गया है। ठीक है, मतलब कार्यों का निर्वहन, शक्तियों का क्या एक tरीके से मानो कार्यों का निर्वहन। ठीक है, कार्यों का निर्वहन किस तरीके से करेंगे, ये प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 161 की बात करें, तो अनुच्छेद 161, ध्यान करो वो दिन जब मैंने राष्ट्रपति जी की क्षमादान शक्ति को बताया था आप सभी को, तो राज्यपाल की क्षमादान से संबंधित शक्तियाँ यहाँ पर मिलेंगी। मतलब राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आपको कहाँ पर मिलेगी, क्षमादान शक्ति वो बेटा यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्षमादान शक्ति कहाँ पर मिलेगी आपको, अनुच्छेद 161 में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 की, तो इसमें बेटा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है कि कौन कौन अधिकार क्षेत्र उसमें आएंगे। मतलब जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार देखने को मिलेगा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप 63 में चलते हैं।
अनुच्छेद 163 की यहाँ पर हम बात करते हैं। बेटा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 163 है ना, इसमें बताया गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस तरीके से किया जाएगा। मतलब बात है राज्यपाल की, और राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए किस तरीके से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन किस तरीके से किया जाएगा, ये प्रावधान बेटा आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 164 की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में 164 में मंत्रियों के बारे में बहुत सारे उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मंत्रियों के बारे में उपबंध का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मंत्रियों के बारे में बहुत सारे उपबंध किए गए हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या करेंगे, कैसा कैसा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों करेंगे। ठीक, ओके। अनुच्छेद 165 की अगर हम बात करें, बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हो आप, उसका उल्लेख देखने को मिलेगा। मतलब राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, हाँ, राज्य का महाधिवक्ता, इसका उल्लेख आपको 165 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम 166 की बात करें, हाँ 165 के बाद 166, तो बेटा अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 की हम बात करेंगे, तो राज्य सरकार के कार्य क्या हैं और किस तरीके से वो उनका संचालन करेगी, इसका वर्णन है। मतलब राज्य सरकार के कार्य का जो संचालन है वो किस तरीके से होगा, वो यहाँ पर दिया गया है कि राज्य सरकार अपने कार्यों का संचालन कैसे करेगी, चलाने का काम कैसे करेगी, ये सब आपको अनुच्छेद 166 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर 167 की बात करो, 66 के बाद 67, अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य को बताया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर राज्यपाल को कोई जानकारी चाहिए तो इनके लिए मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, इसका वर्णन है। ठीक है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन है। ठीक है, के कर्तव्य का वर्णन यहाँ पर जो है देखने को मिलता है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में। 168 में अगर जाना चाहो तो भैया देख लो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान कैसा होगा। मतलब यहाँ पर जो राज्य है ना, उनके विधान मंडल का गठन किस तरीके से किया जाएगा, राज्यों के विधान मंडल का गठन किस तरीके से किया जाएगा, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर 169 पे जाना चाहो, अनुच्छेद 169 पे जाना चाहो, तो बेटा इसमें राज्यों में विधान परिषदों को किस तरीके से बनाया जाएगा, कैसे भंग किया जाएगा, इसका उल्लेख है। मतलब राज्य में विधान परिषद आप कैसे बनाओगे। ठीक है, विधान परिषद कैसे बनाओगे और कैसे भंग करोगे, मतलब कैसे बनाओगे, ठीक है, कैसे बनाओगे और कैसे भंग करोगे, इसका उल्लेख देखने को मिलेगा अनुच्छेद 169 में। ठीक है, अगर अनुच्छेद 170 की बात करें, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में आपके जो है विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है कि विधानसभा की संरचना कैसे होगी। विधानसभा राज्यों में होती है ना, तो बेटा विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। संरचना, ओके, हाँ, तो संरचना का उल्लेख यहाँ पर किया गया है कि किस तरीके से संरचना आपकी जो है विधानसभाओं के राज्यों में की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। चलो, तो 70 तक हो गया ना शायद। चलो 171 देख लो। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख किया गया है। उसमें विधानसभा का उल्लेख है, इसमें विधान परिषदों का उल्लेख है। ठीक है, किसमें है, विधान परिषदों का उल्लेख आपको भारतीय संविधान के, विधान परिषदों का उल्लेख भारतीय संविधान के आपको अनुच्छेद 171 में मिलेगा। 172 के बारे में भी भैया जानो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 कहता है कि राज्यों के विधान मंडलों की अवधि किस तरीके से निर्धारित की जाएगी, अवधि क्या रहेगी, मतलब विधान मंडल की अवधि की बात करता है। तो राज्य विधान मंडल की अवधि, ठीक है, विधान मंडल की जो अवधि है ना, वो क्या रहेगी, अवधि क्या रहेगी, इसका उल्लेख आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में देखने को मिलेगा। ठीक है,
अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 की, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि विधानमंडल की सदस्य अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है, विधानमंडल का सदस्य कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होगी। ठीक है, मतलब विधानमंडल सदस्य बनना चाहता है कोई, तो उसकी योग्यता क्या रहने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है, ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 173 में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 174 की, ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में बताया गया है कि विधानमंडल के सत्र और सत्रावसान और विघटन किस तरीके से किया जाएगा। मतलब इसमें बेटा विधानमंडल का जो सत्र चलता है ना, विधानमंडल का सत्र किस तरीके से चलेगा, सत्रावसान कैसे होगा, समापन कैसे होगा, ठीक है, विघटन की अवस्था आ जाएगी तो किस तरीके से विघटन होगा, इन सब का प्रावधान आपको अनुच्छेद 174 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 175 पे जाएं तो अनुच्छेद 175 में बेटा राज्यपाल का सदन में अभिभाषण जो होता है या संदेश का जो अधिकार होता है वो यहाँ पर दिया गया है। मतलब राज्यपाल के सदन में अभिभाषण, विशेष प्रकार का भाषण होता है, ठीक है, अभिभाषण का अधिकार दिया गया है कि किस तरीके से कोई संदेश पहुँचाना चाहते हैं दोनों सदस्यों को, मतलब विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्यों को अगर कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो किस तरीके से पहुंचाएंगे, ये प्रावधान जो है यहाँ पर किया गया है। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। ओके, अगर बात करें अनुच्छेद 176 की, तो इसमें बेटा विशेष अभिभाषण की बात की गई है, विशेष अभिभाषण की, ठीक, तो कोई बात नहीं। और सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार क्या रहेंगे सदन के बारे में, ठीक है, तो वो आपको अनुच्छेद 177 में देखने को मिलेगा। अगर अनुच्छेद 177 की हम बात करेंगे तो इसमें बेटा जो सदन के मंत्री हैं और महाधिवक्ता हैं उनके अधिकार क्या रहेंगे। मतलब सदन के जो मंत्री हैं और जो महाधिवक्ता हैं, ठीक है, महाधिवक्ता हैं, इनके अधिकार का वर्णन किया गया है कि इनके अधिकार क्या रहने वाले हैं। एक्चुअली में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 178 पर चलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 178 में बताया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे और उपाध्यक्ष भी होंगे। मतलब इसमें बेटा विधानसभा के अध्यक्ष की भी बात की गई है और उपाध्यक्ष की भी बात की गई है कि मतलब विधानसभा में अध्यक्ष भी होंगे और उपाध्यक्ष भी होंगे। ये प्रावधान अनुच्छेद 178 में देखने को मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। अगर 179 की हम बात करें, 179 78 के बाद यही तो आएगा, 79 आएगा। तो इसमें बताया गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो गया है या फिर पद त्याग करवाना है ना, या पद से हटाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर आपका दिया गया है। इसमें कह रहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष हो, विधानसभा का या तो अध्यक्ष है वो कोई व्यक्ति या फिर उपाध्यक्ष है, ठीक है, इनका पद त्याग कैसे करवाना है, पद त्याग कैसे करवाना है, इसका पूरा कर्मकांड का लेखा जोखा आपको अनुच्छेद 179 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 180 की बात करते हैं बेटा। अनुच्छेद 180 में विधानसभा के उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष के रूप में काम करता है तो कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं इसका उल्लेख किया गया है। मतलब एक्चुअली क्या है ना कि विधानसभा है, ठीक है, और विधानसभा का जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष वो है नहीं, अनुपस्थित है या कहीं गया हुआ है या मान लो कोई समस्या है, स्वास्थ्य पे प्रॉब्लम है, तो जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष वो किस तरीके से कार्य निर्वहन करेगा और उसे कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी। एक्चुअली मुद्दा ये है, ठीक है, शक्तियां कौन कौन सी मिलेंगी इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 180 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक भाई क्लियर हो गया। अब अनुच्छेद है 181 अनुच्छेद 181 में बताया गया है कि जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव ले आया जाता है तो ये दोनों के दोनों पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकते। मान लीजिए कोई परिस्थिति आ जाती है और अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, इनको हटाने की प्रक्रिया लाई जाती है, हटाने के लिए जो है प्रक्रिया लाई जाती है, तो उस समय जो निर्णय देने वाला अधिकारी होगा ना, पीठासीन अधिकारी जो होगा, पीठासीन अधिकारी वो ये नहीं बन सकते, दोनों के दोनों नहीं बन पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अनुच्छेद 182 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बेटा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 में बताया गया है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद का सभापति भी होगा और उपसभापति भी होगा, ठीक है, सभापति भी होगा
और उपसभापति भी होगा। ठीक है, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 182 में। ठीक है, अनुच्छेद 183 की अब हम बात करते हैं। बेटा, विधान परिषद के जो सभापति हैं, उपसभापति हैं, अगर इनका पद खाली करवाना है, पद त्याग करवाना है, पद से हटाना है तो क्या होगा? मतलब ये जो दोनों के दोनों है ना, इन दोनों के दोनों का यहाँ से क्या करवाना है? पद त्याग करवाना है। ठीक है, पद त्याग करवाना है तो कैसे करवाया जाएगा, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से होगा, यहाँ पर उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें 184 की, तो 184 में विधान परिषद के जो उपसभापति हैं, जब सभापति के रूप में काम करेंगे तो कौन सी शक्तियां मिलेंगी? मतलब ये जो उप सभापति है ना, यहाँ पे बैठ गए हैं, सीट पे बैठ गए हैं, और ये जो है जब कार्य कर रहे हैं तो इन्हें कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी, इसका उल्लेख किया गया है। शक्तियां दी जाएंगी तो इसका उल्लेख आपको 184 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम 185 अनुच्छेद की बात करें, 185 अनुच्छेद की बात करें, तो इसमें बेटा बताया गया है कि जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो पीठासीन अधिकारी दोनों के दोनों नहीं होंगे। मतलब इसमें अगर सभापति को भी हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है और उपसभापति को हटाने का भी प्रस्ताव लाया गया है ना, तो पीठासीन अधिकारी दोनों के दोनों नहीं बनेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। 186 में बेटा प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते किस तरीके से दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब चाहे अध्यक्ष की बात हो, विधानसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, है ना, विधान परिषद का जो है सभापति हो या फिर उपसभापति हो, इनका वेतन भत्ते किस तरीके से निर्धारित किए जाएंगे। वेतन भत्ते इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 186 में देखने को मिलेगा। ठीक है, 187 की बात कर लेते हैं। तो बेटा भारत संविधान मतलब भारत के संविधान का 187 वाला अनुच्छेद कहता है कि राज्य विधानमंडल का सचिवालय भी होगा। ठीक है, इसमें बताता है कि जो राज्य का विधानमंडल है ना, राज्य का जो विधानमंडल है उसका सचिवालय होगा। ठीक है, सचिवालय होगा, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 187 में किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 188 की। तो अनुच्छेद 188 की बात करते हैं, तो इसमें बेटा बताया गया है कि विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किस तरीके से शपथ ली जाएगी उसका उल्लेख है। मतलब विधानमंडल के जो सदस्य हैं, विधानमंडल सदस्यों की शपथ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, शपथ का प्रावधान यहाँ पर एक्चुअली में किया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 189 की हम बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 189 कहता है कि सदन में अगर मतदान रिक्तियां हो जाती हैं तो सदनों के जो कार्य करने की शक्तियां हैं और जो गणपूर्ति वाला काम है जो आपके उस समय संसद में हुआ था ना, वही वाला इसमें कह रहा है कि अगर गणपूर्ति वगैरह का मामला आता है, मतदान की स्थितियों में गणपूर्ति का मामला आता है, तो वो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 189 में मिलेगा। ठीक है, चलो 190 पे बात करते हैं। बेटा विधानमंडल के स्थानों का मतलब अगर पद खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं, उस दशा में आप कैसे काम करोगे, है ना, किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया करवाओगे, ये सारे प्रावधान आपको अनुच्छेद 190 में देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 151 की अगर बात करेंगे तो विधानमंडल सदस्य की योग्यता की बात की गई है। अनुच्छेद 191 में विधानमंडल के जो सदस्य हैं ना, विधानमंडल सदस्य की योग्यता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? योग्यता की बात की गई है कि जो सदस्य होगा उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 192 की बात करते हैं। तो बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 में सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का निर्धारण किया गया है कि किस तरीके से सदस्यों की योग्यताओं को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, समझा जाएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, ये किया जाएगा। ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 192 में मिलेंगे। ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद 194 तो इसमें विधानमंडल और उसके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार की बातें की गई हैं। अनुच्छेद 195 में विधानमंडल सदस्यों के वेतन और भत्ते की बातें की गई हैं, वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 195 में विधानमंडल सदस्य के, ठीक है, विधानमंडल सदस्य के
वेतन भत्ते की बात की गई है, वेतन भत्ते किस तरीके से दिए जाएंगे इसके निर्धारण की बात की गई है। ठीक है, 199 पे आखिरकार पहुंच चुके हैं। 199 199 में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा को रखा गया है कि मतलब विधानमंडल में, संसद में नहीं। ठीक है, विधानमंडल में धन विधेयक कौन सा है। ठीक है, विधेयक मतलब विधानमंडल के संबंध में धन विधेयक कौन है इसकी परिभाषा को रखा गया है। ठीक है, इसको परिभाषित करने की कोशिश की गई है। अगर हम बात करें 200 की, ठीक है, अनुच्छेद 200 की बात करें तो इसमें विधेयक कोई रखना है तो उसे किस प्रकार से अनुमति दी जाएगी उसका उल्लेख अनुच्छेद 200 में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 100 से 200 के बीच में देख लिया है। अब अगले पार्ट में हम 200 से लेकर 201 से लेकर 300 तक वाले कवर करेंगे, फिर उसके आगे आगे, जिससे कि बढ़िया तरीके से समझ में आए और एक सीक्वेंस में ना टूटने पाए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, बस इतनी सी प्रक्रिया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।